आदरणीय सोनिया जी, वाजपेयी जी, संदीप जी, सभागार में उपस्थित साथियों, इस संक्षिप्त वक्तव्य में मैं एक सवाल का सामना करना चाहता हूं आप सबके साथ कि नेहरू का केवल ऐतिहासिक महत्व है या समकालीन प्रासंगिकता भी है। इज नेहरू इम्पोर्टेंट ओनली हिस्टोरिकली और इज स्टिल रिलेवेंट इन आवर ओन टाइम्स? नेहरू ने सन 1960 में आर के करंजिया से बात करते हुए जो कहा था उससे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। द स्पिरिचुअल अप्रोच इज नेसेसरी एंड गुड. I have always shared it with Gandhi ji, probably more so today when we are in need of finding the answer to spiritual emptiness facing our technological society, technological civilization. आज जिस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन और जिससे उत्पन्न स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की बात नेहरू सन 60 में कर रहे थे, वह आज हमारे सामने कई गुना अधिक विकराल रूप में मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सृजनात्मकता को रिप्लेस करने के दावे कर रही है। डीप फेक के तमाशे हम चारों ओर देख रहे हैं। गांधी जी की जो आशंका थी कि यंत्र मनुष्य को मुक्त करने के स्थान पर अपना गुलाम भी बना सकते हैं, वह आज हमारे सामने सच्चाई के रूप में सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में ये बात इसलिए भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है और दुर्भाग्य से इस गलतफहमी का विधिवत प्रचार किया गया है कि नेहरू जो हैं वो बहुत ही क्रूड सेंस में मटेरियलिस्ट थे, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी से उनका कोई लेना देना था नहीं। वास्तविकता ये है कि नेहरू बहुत गहरे में भारतीय परंपरा की इस विजडम को जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी, मटेरियल रियलिटी, इनके बीच में विरोध का नहीं बल्कि एक तरह का द्वंद्वात्मक संबंध है। आप कल्पना कीजिए कि किसी नौजवान के सर पर अगर अनिश्चितता की तलवार लटकी रहे, उसे सपने में प्रेमिका की जगह पिंक स्लिप की तस्वीर नजर आए, तो उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या हाल होगा, ये सोचने की जरूरत है। और इसीलिए नेहरू ने कहा कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि महात्मा गांधी, जब उनसे कहा गया कि आप तो महात्मा हैं, जाइए हिमालय में तपस्या कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा हिमालय वहाँ है जहाँ अशांति है, जहाँ द्वंद्व है, और वहीं मेरी साधना है। इसलिए फिलहाल मेरा हिमालय, ये सन 48 की बात है, 29 जनवरी 48 की, फिलहाल मेरा हिमालय दिल्ली की सड़कों पर है। इसके बाद जब आप हिमालय जाएं तो पीछे पीछे मैं भी चल दूंगा। महात्मा गांधी से सीखते हुए और अपनी खुद की सोच के चलते जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने ढंग से इस बात को रियलाइज किया कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए जरूरी है कि समाज में एक बुनियादी न्याय और समता संभव करने वाली व्यवस्था हो। नेहरू इस बात को जानते थे कि आध्यात्मिक शांति और सामाजिक विषमता को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव अ रियली स्पिरिचुअली रिच सोसाइटी इन एन इक्वल सिस्टम। असमानता के साथ आध्यात्मिकता नहीं चल सकती। इसलिए स्वाभाविक है, और व्यक्तिगत रूप से भी मुझे ताज्जुब होता है, श्री शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, 2003 में प्रकाशित। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि नेहरू ये नहीं देख पाए कि आने वाले भविष्य में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और स्पिरिचुअलिटी, प्रोग्रामिंग और प्रेयर दोनों साथ साथ चलेंगे। नेहरू इस बात को बखूबी देख पाते थे, इसीलिए देख पा रहे थे कि स्पिरिचुअल जो एम्प्टीनेस पैदा होगी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के चलते या सिविलाइजेशन के चलते, उससे निपटना होगा, उसके रास्ते खोजने होंगे। नेहरू प्रोग्रामिंग और प्रेयर का सहअस्तित्व तो समझ सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लाला रामदेव का सहअस्तित्व उन्हें वाकई नहीं समझ में आता। ये बात सही है। तो नेहरू की स्पिरिचुअलिटी की समझ उतनी थोथरी थी नहीं जितनी श्री शशि थरूर को इस पुस्तक में लग रही है। खैर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने साइंस, फिलॉसफी और रिलीजियसिटी पर गहरा विचार किया है और ये रेखांकित किया है कि इन तीनों के बीच में जो स्वस्थ संबंध है, उसके ना होने से हमारी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी निजी आस्था का जिक्र किया है और वो कहते हैं कि जो धर्म के प्रचलित रूप हैं उनसे मेरी विरक्ति है, वो मुझे नहीं रुचते। मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ प्राचीन भारत या प्राचीन यूनान के
बहुदेववादी वातावरण में, पैंथिस्टिक एनवायरनमेंट में, एंड आई फील क्लोजर टू अद्वैत फिलॉसफी। ये नेहरू के अपने शब्द हैं कि मैं अद्वैत के अपने आप को निकट महसूस करता हूँ। अद्वैत मोटे अर्थ में यही है कि सारा अस्तित्व एक तरह से आपका विस्तार है और आपके अंदर सारे अस्तित्व का सार व्याप्त है, और इसलिए ये संभव नहीं है कि दुनिया जाए भाड़ में, हम बैठ के साधना करते रहेंगे, ये संभव नहीं। भारतीय परंपरा में कोई संत साधु ऐसा नहीं हुआ, व्यास से लेकर के कबीरदास तक, जिसने ऐसी आध्यात्मिक साधना की हो कि जिसका समाज से कोई लेना देना ना हो। इसलिए दोस्तों, आज जिस स्थिति से दुनिया गुजर रही है, आप देखें, कहा जाता है कि नेहरू की बातें पुरानी पड़ गई। वास्तविकता ये नहीं है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में। अमेरिका में अगर ट्रंप शाही का कोई प्रतिवाद है तो वो लोकतांत्रिक समाजवादी ही है, और ये शब्द मैं नहीं दे रहा हूँ, बर्नी सैंडर्स के शब्द है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दुनिया भर में अगर पूंजीवाद की अमानवीय व्यवस्था का और उसके द्वारा रची जाने वाली स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का कोई विकल्प है तो वो केवल और केवल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और नेहरू का सोशलिज्म इसी अर्थ में अनोखा था, इसी अर्थ में वो तीसरे विकल्प की बात करते थे और सही मायनों में करते थे कि दुनिया में रास्ते दो ही नहीं हैं, एक एक्सट्रीम इस तरह का और एक एक्सट्रीम उस तरह का, कि एक एक्सट्रीम में लिबर्टी है लेकिन इक्वलिटी नहीं है, दूसरे एक्सट्रीम में इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी एक आपराधिक शब्द है। इसीलिए नेहरू भारतीय परंपरा के सर्वथा अनुकूल सम्यक की खोज करते थे, और सम्यक की खोज सन 64 में जितनी प्रासंगिक थी नेहरू के निधन के समय, उससे कई गुना अधिक प्रासंगिक 2025 में है। इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो अपना भी भला करेंगे। नेहरू जी का तो हम भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के लिए नेहरू का भूत सबसे मजबूत वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच है कि अगर केवल भारत को नहीं, दुनिया को उस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस और सोशल क्राइसिस से निकलना है तो नेहरू के विचारों की ओर आपको जाना होगा, नेहरू से सीखना होगा। मुझे उम्मीद है कि द नेहरू सेंटर के जो हमारे मित्र हैं वो इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करेंगे और नेहरू जी के विचारों के प्रति, नेहरू जी के काम के प्रति एक सही, गहरी, आलोचनात्मक दृष्टि लोगों के बीच में, खास करके नौजवानों के बीच में पहुंचाने की सफल कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं नेहरू सेंटर के मित्रों और सभी साथियों को, और आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।